नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। देश का मूड मीटर की पहली स्टोरी में बताएंगे कि महाकुंभ को रोकने की सबसे बड़ी साजिश किसने रची थी और सीएम योगी ने पहले अमृत स्नान के साथ ही उसी महाकुंभ के आयोजन को लेकर कैसी लकीर खींच दी है जिसे क्रॉस करना अब किसी के लिए आसान नहीं होगा। देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में बताएंगे कि महासागर के रास्ते हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाने के लिए पीएम मोदी ने कौन सा प्लान बनाया है। लेकिन शुरुआत महाकुंभ से जुड़ी महागाथा के साथ। प्रयागराज महाकुंभ के पहले शाही स्नान की तस्वीरें दुनिया को चौंका रही है। सनातन के अखाड़े को नागा साधु सन्यासी हों या दुनिया के 87 देशों से आए देशी विदेशी पर्यटक, सबकी जुबां पर इसके भव्य आयोजन को लेकर एक बात जरूर कही जा रही है कि ये अद्भुत है, ये अकल्पनीय है, ये अविश्वसनीय है। जिस महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है, जहां एक दिन 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, उसके मैनेजमेंट की जो शानदार व्यवस्था यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की, उनका डंका दुनिया भर में बज रहा है। पहले शाही स्नान की तस्वीरों और वीडियो को देखकर आप भी इस बात को महसूस कर रहे हैं। लेकिन आज से 160 साल पहले एक वक्त ऐसा भी था जब भारत पर राज कर रही ब्रिटिश सरकार ने महाकुंभ के आयोजन को मिटाने की खतरनाक प्लानिंग कर ली और अगर वो अपनी साजिश में कामयाब हो जाते तो उसके बाद प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन की गुंजाइश हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती। और न सिर्फ प्रयागराज बल्कि हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ का भी नामो निशान मिट जाता। अंग्रेजों की इस बेहद खतरनाक प्लानिंग को इतिहास के पन्नों से बेहद चालाकी से गायब कर दिया गया और जब भी इस पर सवाल उठाया गया तो जवाब में कहा गया कि वो प्लान इलाहाबाद और हरिद्वार को बाढ़ से बचाने के लिए बनाया जा रहा है, जबकि हकीकत में उसके दिमाग में यह ख्याल इसलिए आया था अंग्रेजों के कि उन्हें महाकुंभ से खतरा दिखाई दे रहा था। महाकुंभ के जुटान को देखकर उन्हें अंग्रेजी राज के खिलाफ बगावत की आशंका सता रही थी और 1857 के विद्रोह के दौरान हुई कई घटनाओं ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था, जिसका कनेक्शन महाकुंभ और नागा सन्यासियों से जुड़ा हुआ। देश के मूड मीटर के महाकुंभ नागा सीरीज में आज इस बेहद चौंकाने वाले अध्याय का खुलासा करूंगा, लेकिन पहले आपको यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के उस महत्वपूर्ण संगम प्लान को जरूर जानना चाहिए जिसकी वजह से 70 लाख की आबादी वाले शहर प्रयागराज में पहले शाही स्नान के दिन उससे 5 गुना ज्यादा यानी कि करीब 3.5 करोड़ श्रद्धालु न सिर्फ जुटे बल्कि उन्होंने एकदम सुचारू तरीके से स्नान भी किया। और कहा जा रहा है कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होने वाले दूसरे शाही स्नान में यह आंकड़ा 4.5 करोड़ तक पहुंच सकता है। यानी सीएम योगी ने 2025 के प्रयागराज महाकुंभ में वो कर दिखाया है जिसे न भूतो न भविष्यति कहा जा सकता है। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे विदेशी पर्यटक और श्रद्धालु कैसे यहां की व्यवस्थाओं को लेकर दिल खोलकर सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं, एक बार वो आपको जरूर सुनना चाहिए। The Chief Minister, he's done an amazing job organizing this. Thank you very much. I think it's a very special event. There is nothing like that anywhere else in the world. I enjoyed the parade of Agoris this morning. I really like the experience of the whole event. My comp experience, very nice at the moment. It's my first day, but I enjoyed it a lot. But also very good organization. Very clean, people happy. All the facilities are there. Surprised like everybody else of how well organized it is, how clean it is. Every time I eat something, I look for a garbage and I see it within 15 meters. So really amazingly clean. तो स्वच्छता का पैमाना हो या शानदार मैनेजमेंट का, वर्ल्ड क्लास सुविधाओं की कसौटी हो या जबरदस्त सुरक्षा के इंतजामों की, प्रयागराज महाकुंभ
हर मोर्चे पर नई लकीर खींच रहा है। और यह पहला मौका है जब महाकुंभ में प्रयागराज में गंगा एक धारा में बह रही है। गंगा के बीच के बालू के टीलों की ड्रेजिंग करके योगी सरकार ने संगम पर 87 बीघे का जो नया प्राइम लैंड डेवलप किया है, जिसने शहर की आबादी से कई गुना ज्यादा भीड़ को अपने में समेटा। यही मैनेजमेंट और यही नजारा दुनिया को हैरान कर रहा है। संगम के महाकुंभ वाले जिस इलाके को अंग्रेजों ने कभी पानी में डुबोने की साजिश रची थी, वहां सीएम योगी ने आधा किलोमीटर का विस्तार वाला एक नया फलक तैयार कर दिया। प्रयागराज में आगे होने वाले महाकुंभ के आयोजन के लिए योगी आदित्यनाथ ने वो नई लकीर खींच दी है, जिससे अगले महाकुंभ में कैसे आगे निकला जाएगा, अब उस चुनौती पर भी चर्चाएं होने लगी। खैर, लौटते हैं अब महाकुंभ के इतिहास के उस अनसुने अध्याय की ओर, जिसे जानना हर भारतवासी के लिए बहुत जरूरी है। इसकी शुरुआत 1857 की क्रांति के बाद प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम पर बहुत बड़ा बांध बनाने की प्लानिंग से हुई थी, और इसका सिरा वहां से 56 साल आगे जाकर सन 1913 में हुए हरिद्वार में जो महाकुंभ होना था उससे भी जुड़ता है। वहां भी महाकुंभ के आयोजन को रोकने के लिए अंग्रेज एक बड़ा बांध बनाने की प्लानिंग में जुटे हुए थे। लेकिन बात पहले इलाहाबाद की, जहां सन 1855 में महाकुंभ हुआ था। सन 1857 का विद्रोह जब भड़का तो अंग्रेजों ने इसका कनेक्शन 1855 के महाकुंभ से भी जोड़ा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहब जैसे आजादी के नायकों का कनेक्शन नागा योद्धाओं से भी जोड़ा गया, और आजादी की लड़ाई में उन्होंने बढ़ चढ़कर इनकी मदद की थी। नागा योद्धाओं ने इसकी खुफिया रिपोर्ट ब्रिटिश राज के अफसरों को पहले ही मिल चुकी थी। इसी के बाद अंग्रेजों ने प्रयागराज में सन 1861 में अर्ध कुंभ का आयोजन नहीं होने दिया। आप सोचिए, अंग्रेजों को डर सता रहा था कि महाकुंभ के आयोजन से सन 1857 जैसे हालात फिर से न बन जाए, एक बार फिर से अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल न बजा दिया जाए। वो ये भी मान रहे थे कि नागा सन्यासियों और उनकी छावनियों को लंबे समय तक कुंभ में आने से रोका नहीं जा सकता है। इसलिए उन्होंने कोई ऐसी प्लानिंग पर काम करना शुरू किया जिससे कि यह महाकुंभ का झमेला हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा सके, विद्रोह की आशंका को, उसके डर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। और इसी के बाद प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम के उस हिस्से पर एक बड़ा बांध बनाने का प्लान उनके दिमाग में आया, जहां महाकुंभ का आयोजन हुआ करता था और आज भी होता है। अंग्रेजों के इस प्लान की खबर महाकुंभ में बड़ी भूमिका निभाने वाले प्रयागवाल ब्राह्मण समाज को हुई, तो वो इसके विरोध में उतर आए। अंग्रेजों को इसका अनुमान नहीं था। उन्होंने प्रयागवालों के विरोध को बहुत निर्ममता से कुचल दिया, लेकिन इसी के साथ बहुत बड़ा बांध बनाने का काम भी वहां रुक गया। अंग्रेज अफसर ये मैसेज फैलाकर विरोध शांत करना चाहते थे कि बांध के निर्माण से इलाहाबाद और उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ नियंत्रण और पीने के पानी की दिक्कत नहीं होगी, बल्कि वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसी कोशिश में सन 1855 के बाद सन 1875 तक, यानी कि अगले 20 सालों तक अंग्रेजों ने प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन नहीं होने दिया। आप सोचिए कि कितनी निर्ममता से और कितने कठोर तरीके से उन्होंने इस पूरे मैटर को डील किया। लेकिन सन 1875 में नागा सन्यासी फिर से संगम किनारे जुटने लगे और वहां हमेशा हमेशा के लिए कुंभ को रोकने की जो अंग्रेजों की साजिश थी वो नाकाम हो गई। ब्रिटिश सरकार इलाहाबाद में महाकुंभ रोकने के लिए बड़ा बांध तो नहीं बना पाई, तो इसी प्लान को उन्होंने हरिद्वार में लागू करने की कोशिश की, क्योंकि इन्हीं दोनों जगहों पर महाकुंभ में सबसे ज्यादा भीड़ जुटा करती थी। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने हरिद्वार के भीमगोड़ा में गंगा पर नए बांध का प्रस्ताव पेश किया और उसे मंजूरी भी मिल गई, और साल 1912 में इस पर काम भी शुरू कर दिया गया।
क्योंकि 1915 में हरिद्वार में महाकुंभ होना था, इसलिए 3 साल पहले उन्होंने उस पर बांध का काम शुरू कर दिया। नागा सन्यासियों के अखाड़ों की अगुवाई में हिंदू समुदाय ने इस बांध के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया, लेकिन बांध का काम अटके नहीं। इसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स मेस्ट ने उनसे गंगा रक्षा समझौता किया, लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने समझौते के विपरीत जाकर बांध पर दोबारा काम शुरू किया तो इसके विरोध में हरिद्वार में गंगा रक्षा आंदोलन शुरू हो गया। इस आंदोलन को जयपुर, ग्वालियर, बीकानेर, पटियाला, अलवर, बनारस ऐसे तमाम राजघराने, करीब 25 राजघरानों का समर्थन मिला और सन 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय भी इस आंदोलन में कूद पड़े। तब तक अंग्रेजों को समझ में आ चुका था कि वो हरिद्वार में गंगा का प्रवाह रोककर बांध नहीं बना पाएंगे, और इसी के बाद उन्हें 19 दिसंबर 1916 को गंगा रक्षा समझौता करना पड़ा। इसके बाद अंग्रेज जब तक भारत में रहे, उन्होंने हरिद्वार और प्रयागराज में बांध बनाने का इरादा फिर से नहीं किया। हरिद्वार और प्रयागराज में बांध बनाने की ब्रिटिश प्लानिंग नाकाम रही, लेकिन अंग्रेज महाकुंभ के आयोजन पर लगातार नजरें गड़ाए रहे। उनकी खुफिया रिपोर्ट लेते रहे कि कहीं उसके खिलाफ बगावत की कोई नई साजिश तो नहीं पनप रही। इसके लिए बाद में होने वाले महाकुंभ के आयोजन के लिए ब्रिटिश अफसरों ने बाकायदा गाइडलाइन जारी किया। साधुओं के अखाड़ों से लेकर महाकुंभ में टेंट लगाने वाले हर शख्स के लिए उन्होंने ऑर्डर जारी किया, जिसमें कहा गया था कि हर छावनी और टेंट में जुटने वालों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देनी होगी और ऐसे किसी शख्स को अपने साथ नहीं ठहराना होगा जिसे आप जानते नहीं। ब्रिटिश सरकार इस फरमान को लेकर यह कहती रही कि इसका मकसद लूट मार से लोगों की रक्षा करना है और बीमारियों को फैलने से रोकना है, जबकि कई इतिहासकारों के मुताबिक इसके पीछे अंग्रेजों के मन में बैठा वो डर था। उन्हें आभास हो गया था कि कुंभ में क्रांतिकारी जुटान करते हैं। तो ये तो रही तब की कहानी। आज की तस्वीर देखिए। प्रयागराज महाकुंभ में 87 से ज्यादा देशों के पर्यटक आज जुटे हैं। उनके लिए 5 स्टार सिटी बसी हुई और प्रयागराज महाकुंभ दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है। हाल यह है कि इस्लामिक देशों में भी महाकुंभ को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा टर्म है महाकुंभ। प्रयागराज महाकुंभ की धमक इसलिए भी दुनिया में महसूस की जा रही है क्योंकि इसे हिंदुत्व के पुनर्जागरण के महाकुंभ के तौर पर देखा जा रहा है। तो देश का मूड मीटर में अब वक्त है अगली स्टोरी का और आपको यह बताने का कि हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाने के लिए महासागर के रास्ते पीएम मोदी ने कौन सा बड़ा प्लान तैयार किया है। Cube 1 fired. तो पानी पर चलकर हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन सकता है और यह कोई कल्पना नहीं है बल्कि हार्ड फैक्ट है। दुनिया के 70% हिस्से में पानी है और दुनिया के 7 महाद्वीप 7 महासागर से घिरे हुए हैं और जिस देश की नेवी समंदर में शक्तिशाली है, असल में वही देश दुनिया की महाशक्ति है। अमेरिका से लेकर चीन इसके एग्जाम्पल हैं हमारे सामने। इसीलिए पीएम मोदी महासागर के रास्ते हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाने के मिशन पर हैं और यही है पीएम मोदी का मिशन ब्लू, जिसकी एक कड़ी आज मुंबई में जुड़ती दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 वॉरशिप राष्ट्र को समर्पित किया। पहला है आईएनएस सूरत, जो कि एक डिस्ट्रॉयर है। डिस्ट्रॉयर युद्ध के दौरान फ्लीट में शामिल दूसरे जहाजों को बचाता है, ये मिसाइल सिस्टम से लैस होता है। और दूसरा है आईएनएस नीलगिरी, जो कि एक स्टिल्थ फ्रिगेट है। स्टिल्थ फ्रिगेट छिपकर हमला करने में माहिर होते हैं और साथ में उन्हें युद्धपोतों की रखवाली का भी जिम्मा उनको दिया जाता है। और तीसरा है आईएनएस बागशीर, जो कि एक सबमरीन है। सबमरीन यानी कि पनडुब्बी
पानी के अंदर चलती है, पानी के भीतर ही से ही हमला करती है और दुश्मन देशों के समुद्री मूवमेंट की जानकारी भी जुटाती है। तो इस तरह के हर तरह के मिशन को सबमरीन अंजाम देती है। और सोने पे सुहागा यह है कि ये तीनों वॉरशिप मेड इन इंडिया है, यानी हिंदुस्तानियों ने बनाया है और हिंदुस्तान में बना है। और अब ये तीनों हिंदुस्तान की रखवाली में तैनात कर दिए गए, यानी महाशक्ति बनने के सपने को हम अपनी तकनीक से पूरा करने में सक्षम हैं, ये इसका प्रमाण है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन तीनों अल्ट्रा मॉडर्न वॉरशिप से न सिर्फ नेवी की ताकत बढ़ेगी, बल्कि 1.5 अरब हिंदुस्तानी समंदर के सरताज बनने का जो उनका सफर है, उसमें भी एक मील का पत्थर साबित होगा। आज का भारत दुनिया की एक मेजर मैरीटाइम पावर बन रहा है। आज जो प्लेटफॉर्म लॉन्च हुए हैं, उनमें भी इसकी झलक है। अब जैसे हमारा नीलगिरी चौल वंश के समुद्री सामर्थ्य के प्रति समर्पित है, सूरत वॉरशिप उस कालखंड की याद दिलाता है जब गुजरात के पोर्ट्स के जरिए भारत वेस्ट एशिया से जुड़ा था। तो मेजर मेरीटाइम पावर यानी कि ब्लू वाटर का बादशाह बनने की जो हमारी चाह है, वो इसलिए नहीं है कि हम किसी की राह में रोड़ा बनना चाहते, बल्कि ये ताकत हमें इसलिए चाहिए ताकि हमारी सरहदों की तरफ कोई आंख उठाकर न देखे, अथाह महासागर पर कोई देश दादागिरी दबंगई न कर सके। और हम समंदर में पावर हासिल नहीं करेंगे तो क्या होगा, यह समझने के लिए जरा नजर उठाकर देख लीजिए कि क्या हो रहा है साउथ चाइना सी। समंदर के नाम में चाइना जुड़ा हुआ जरूर है, लेकिन चीन ने उस बड़े समुद्री इलाके को अपनी बपौती समझ लिया। और क्या मजाल है कि वियतनामी जापानी उधर फटक जाएं, चीन उन्हें आए दिन साउथ चाइना सी से खदेड़ देता है। इसीलिए चीन जैसे शैतान देश की चाल को मात देने के लिए हिंदुस्तान को ब्लू वाटर का बादशाह बनना पड़ेगा। आज हमें 3 वॉरशिप मिले और बहुत मुमकिन है कि मोदी सरकार जल्द इंडियन नेवी के लिए स्पेशल रफाल लड़ाकू विमान भी फ्रांस से खरीदने को मंजूरी दे दे। इन रफाल को इंडियन नेवी आईएनएस विक्रांत पर तैनात करने की प्लानिंग में। हम आए दिन आपको बताते हैं कि कैसे हिंदुस्तान के उत्तर और पश्चिम में चीन और पाकिस्तान परेशानी खड़ी कर रहे हैं, लेकिन हिंद महासागर में चीन जो चाल चल रहा है वो कम बड़ी चिंता नहीं है और उस पर मोदी सरकार की नजर लगातार बनी हुई। मौजूदा स्थिति यह है कि चीन के 9 वॉरशिप, 9 मिलिट्री शिप और 1 ऑयल टैंकर और 150 से ज्यादा मछली पकड़ने वाले जहाज हिंद महासागर में तैर रहे हैं। ये आज की स्थिति, यानी चुनौती ठीक हमारे सामने है। अमेरिका को पछाड़कर चीन दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बनाने में जुटा हुआ है। चीन ने समंदर में 355 से ज्यादा वॉरशिप उतार दिए और हमारे पास उसके जवाब में 135 वॉरशिप। चीन ने अफ्रीका से के जिबूती, पाकिस्तान के ग्वादर, कंबोडिया के रीम और श्रीलंका के हम्बनटोटा में अपने नेवी बेस तैयार कर लिए। बीते महीने अमेरिका की नेवल ऑपरेशंस के चीफ एडमिरल लीसा ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया और उसमें लिखा है कि चीन 2027 तक ताइवान पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेगा। समंदर में चीन की इस चालबाजी का मुकाबला करने के लिए क्वाड के बैनर तले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान एक साथ आए हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि सुपर पावर्स के साथ साझेदारी बनाने के साथ साथ समंदर में हम खुद भी सुपर पावर बने। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम सुपर पावर बनने की राह पर हैं और इसका मकसद विस्तारवाद नहीं है बल्कि विकासवाद है। यानी हम समंदर में शक्तिशाली इसलिए नहीं बनना चाहते कि कल को हमें किसी देश पर जाकर उस पर अवैध तरीके से कब्जा करना है, बल्कि समंदर में शक्तिशाली होना आज के समय की विकास की पहली शर्त है, जरूरत है। और ऐसा क्यों है
जरा एक बार उसे भी समझिए। आज समंदर के रास्ते ही दुनिया का करीब 80% व्यापार होता है, और जो देश समंदर में पावरफुल नहीं है उनका ट्रेड रूट कहिए या यूं कहे कि व्यापार का पूरा रास्ता और उनकी पूरी इकोनॉमी उस तरीके से हमेशा खतरे में रहती है। और यहां भी चीन बहुत आगे दिखाई देता है। चीन ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के दम पर तेजी से विकास किया और उसके लिए उसने वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स बनाए। आज दुनिया के टॉप 10 पोर्ट्स में से 7 पोर्ट्स अकेले चीन में। किसी देश को महाशक्तिशाली बनाने में समंदर के रास्ते व्यापार का कितना योगदान है, यह अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से जरा समझिए। ट्रंप एकदम तमतमाए हुए हैं और कह रहे हैं कि पनामा नहर पर फुल कंट्रोल करने के लिए अगर मिलिट्री की इस्तेमाल करने की भी जरूरत पड़ी तो भी नहीं हिचकेंगे। और जानते हैं क्यों? क्योंकि पनामा नहर से सालाना लगभग $270 बिलियन का माल गुजरता है। अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाली इस नहर को अमेरिका के लिए आर्थिक और रणनीतिक दोनों तौर से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। किसी दौर में इस नहर पर अमेरिका का ही दबदबा था, लेकिन आज यहां चीन अपनी चालें चल रहा है, दबंगई दिखा रहा है, अमेरिकी निर्यात और आयात को बाधित कर रहा है। इसीलिए ट्रंप एकदम लाल पीले हो रहे हैं। और चौंकिएगा मत इस बात पर कि अगर सत्ता में आते ही वो यूएस नेवी को पनामा नहर पर अमेरिका के झंडा फहराने का ऑर्डर दे दे। और अपनी नेवी पर डोनाल्ड ट्रंप को इतना भरोसा क्यों है, जरा एक बार यह भी समझ लीजिए। आज अगर किसी से पूछा जाए कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स कौन सी है, तो जवाब है यूएस एयरफोर्स। और पूछा जाए कि दूसरे नंबर का एयरफोर्स कौन है, तो जवाब है यूएस नेवी। है ना चौंकाने वाली बात? दरअसल यूएस नेवी के पास किसी भी दूसरे देश के एयरफोर्स से ज्यादा लड़ाकू विमान है। यूएस एयरफोर्स के पास 5300 एयरक्राफ्ट हैं, तो यूएस नेवी के पास 3700। सोच लीजिए कि अमेरिका ने अपनी नेवी पर कितना खर्च किया है। और इसे ऐसे मत देखिए कि अमेरिका सबसे ज्यादा अमीर है इसलिए उसने अपनी नेवी को बहुत बहुत बड़ा बनाया है, बल्कि उसे इस तरीके से देखना चाहिए कि उसने अपनी नेवी पर बहुत खर्च किया, इसलिए वो दुनिया का बॉस बना बैठा है। और अब यही कोशिश चीन कर रहा है। अगर समंदर से घिरे किसी देश को चारों तरफ से घेरने की जरूरत पड़ेगी तो यह काम नेवी ही कर सकती है, आर्मी या एयरफोर्स नहीं। नेवी समंदर में वो बेस भी मुहैया कराती है जहां आप आर्मी और एयरफोर्स को ठिकाना दे सकते हैं, और समंदर में चलते फिरते तैरते बेस होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स। यहां भी अमेरिका बाकी देशों से कोसों आगे है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, चीन के पास 3 और अमेरिका के पास 11। यानी हर वक्त सातों समंदर में अमेरिका का कम से कम एक एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा मौजूद रहता है। फिर कोई अमेरिका से पंगा लेने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। अमेरिका इस वक्त पर अपनी नौशक्ति का एहसास दुनिया को वक्त वक्त पे कराता रहता है। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला बोला तो अमेरिका ने अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जनरल आर फोर्ड को पूर्वी भूमध्य सागर में इजराइल के पास लाकर तैनात कर दिया, ताकि हमास के आतंकियों को क्लियर मैसेज मिल जाए और उसके हमदर्द देशों को भी यह मैसेज मिल जाए कि इजराइल के साथ कौन खड़ा है। और अगर इजराइल हमास के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, बड़ी कार्रवाई करे, तो आसपास के दूसरे अरब देशों के जो मुल्क हैं, जो हमास के समर्थक हैं, जो जिसकी सरपरस्ती में हमास फल फूल रहा है, वो इजराइल के साथ किसी तरह की गड़बड़ी न कर सके। अब सवाल यह है कि हम ऐसी समुद्री शक्ति से कितनी दूर हैं, हम कब बन पाएंगे ऐसा, और उसे हासिल करने में के रास्ते में हम अभी कहां तक पहुंचे हैं। भारत का समुद्री तट करीब 7500 किलोमीटर लंबा है और हमारा करीब 97% व्यापार समंदर के रास्ते ही होता है। इसलिए जरूरी है कि हमारी नेवी एक स्ट्रांग नेवी रहे, एक ब्लू वाटर नेवी रहे, इस व्यापार को सुरक्षित रख सकें हम। ताकि एक तरीके से स्ट्रांग नेवी जब होगी तभी हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी। और नेवी को स्ट्रांग करने के लिए मोदी के मिशन ब्लू के तहत क्या क्या हो रहा है,
उसकी लिस्ट काफी लंबी है। 62 से ज्यादा वॉरशिप भारत में बन रहे हैं और हमारे यहां स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों का निर्माण हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जल्द ही 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे टारगेट पर यह भी है कि जल्द ही ज्यादा से ज्यादा एडवांस अंडर वाटर ड्रोन्स तैयार किए जा सकें और इसके लिए प्राइवेट कंपनियों के साथ करार करने की प्रक्रिया भी चल रही है। तो भारतीय नेवी को एक ब्लू वाटर नेवी बनाने के लिए कई मोर्चों पर एक साथ काम चल रहा है और बहुत मुमकिन है कि आने वाले कुछ सालों में भारत की नेवी भी दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी में गिनी जाएगी। तो आज देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही था।